चलो हाँ नया चैप्टर चालू करना था। चैप्टर का नाम जो है ना भाई क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या भगवान क्या है सेमीकंडक्टर पहले इलेक्ट्रॉनिक्स था वो ले लो आपने हाँ जी इसको ले लो आप देख रहे हो फिर आप लेंगे मैं लूंगा फिर आप ले लो आप आगे लेके गए थोड़ा सा काटना इसका चलो देखो सबसे पहले तो अपन चलते हैं आप लोगों ने सबने एटम पढ़ा दिया ना एटम वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था एटम में आपने अब तो आ रहा है वीडियो क्लियर रोहित पुराला वीडियो क्लियर है क्या हाँ भाई तो आपने एटम में पढ़ा था कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं है ना कि अपने पास ये मायने है कि एनर्जी लेवल्स होते हैं एनर्जी लेवल्स का मतलब जैसे ऑर्बिट्स होती हैं के एल एम एन ओ तो डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी क्या होती है डिफरेंट वैल्यू मिनिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी किसकी होती है के की होती है एल की होती है लास्ट वाले की मिनिमम एनर्जी फर्स्ट वाले की एनर्जी मिनिमम होती है और लास्ट वाले की एनर्जी क्या होती है मैक्सिमम होती है और अपन लोअर टू अपर चलते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है अपने पास पता भी रखा था जैसे अपने पास है 4 हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज -13.6 सेकंड में माइनस में 3.4 उसके बाद में माइनस में 1.51 एंड लास्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है अपने पास तो मैक्सिमम कौन वैल्यू 0 हो गया या नहीं हो गया क्लियर है अपने पास अब अपन चलते हैं जैसे ऑर्बिट्स होते हैं वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सब ऑर्बिट्स ही होते हैं सब ऑर्बिट्स क्या क्या होते हैं s p d f होते हैं तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स सेम ऐसे कैसे ही अपने पास क्या होगा
वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर डिफरेंट सबऑर्बिट्स इज आल्सो डिफरेंट। मिनिमम एनर्जी किसकी होगी ये बता दो। जैसे के एलिमेंट में तो के होती है, तो इनमें किसकी होगी? एसपीडीएफ होता है ना, किसकी होगी? नहीं करूंगा ज्यादा, बोलना बोल दो किसकी होती है। अरे केमिस्ट्री का नॉलेज तुम्हारा जीरो है क्या एकदम बिल्कुल ही? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानते हो कैसे बनाते हैं अपने पास? जरूरी है यार। देखो के एलिमेंटों में तो यूं चलते हैं फिक्स है वो, एक एनर्जी मिनिमम, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, तो इनकी कंटीन्यूअसली इंक्रीज होती है। एसपीडीएफ में ये रूल फॉलो नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई मिनिमम एनर्जी एस की होती है फिर पी की होती है, ये रूल नहीं चलता है। इसमें रूल चलता है, आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे होंगे तो उसके बेस पे ही चलते हैं। इसमें कैसे चलते हैं देखो, यहां से समझा देता हूं मैं। जैसे सोडियम है 11 and 23, सोडियम 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अपने पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बताओ? 1s2, फिर इसके बाद में क्या आएगा? 2s2, ये हो गया 1s2, 2s2, एक सेकंड, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद में 3s1। अब तो आ गया समझ में? तो मिनिमम एनर्जी सब ऑर्बिट में किसकी हुई है बता दो? किसकी? पी की। भैया या तो कुछ चौराहे से गुजरा है या कोई बांग वांग की क्या है। मिनिमम एनर्जी पी की हुई, हाँ किसकी हुई मिनिमम एनर्जी? भूतनी सवाल है खोपड़ी। 3s की नहीं हुई, 1s की एनर्जी मिनिमम। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है ये देखो ना तुम। अगर जैसे हाइड्रोजन होता है अपने पास है ना, हीलियम है, चलो हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये किस में भरेंगे ये बता दो मेरे को? 1s में भरेंगे ना, तो मिनिमम एनर्जी का सब ऑर्बिट कौन सा हुआ? s नहीं 1s, क्योंकि s पे दिया से फिर कंफ्यूजन होगा। मिनिमम एनर्जी किसकी हो जाएगी? 1s की। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यूं याद रख लो, केमिस्ट्री में जो अपने पास आप लोगों को ये बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है सारा का सारा ही। तो अब अपने पास है क्या आएगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6 एंड क्या हो जाएगा? 3s1। तो मिनिमम एनर्जी किसकी होगी? 1s की, उसके बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s। अब तो समझ में आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अब अपन चलते हैं सबसे पहले एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबऑर्बिट्स इज वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर सबऑर्बिट्स इज ए डिफरेंट फॉर डिफरेंट सबऑर्बिट्स। ठीक है, सोडियम के लिए समझ लो तुम तो अपने पास ही मिनिमम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो ये 1s का एनर्जी लेवल बना दिया, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इट इज फॉर 1s, फिर क्या हो गया? 2s, फिर क्या हो गया? 2p हो गया अपने पास। क्लियर है? आगे चलें अपन। ऊपर 3s बनेगा तो जगह नहीं है तो नहीं बनाया मैंने। सपोज दैट कि 2 सोडियम के एटम्स हैं अपने पास, ठीक है, एंड बोथ सोडियम एटम्स आर आइसोलेटेड टू ईच अदर। आइसोलेटेड का मींस समझते हो अपने पास क्या होता है? क्या होता है आइसोलेशन? आइसोलेशन से कोरोना वाला आइसोलेशन नहीं चलता है। आइसोलेशन अपने पास इसमें आइसोलेटेड है, आइसोलेशन का क्या मीनिंग होगा अपने पास? 2 सोडियम एटम्स आर आइसोलेटेड टू ईच अदर, इट मींस अपने पास ये है दोनों सोडियम एटम्स के बिटवीन इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि उनके बिटवीन में न तो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना रिपल्सन फोर्स होगा। ये आइसोलेटेड एटम्स बोलते हैं अपने पास। तो अपन ये कह सकते हैं फॉर आइसोलेटेड एटम्स एनर्जी लेवल्स आर सेम फॉर सेम सबऑर्बिट। अब देखो सपोज दैट कि एक सोडियम का एटम तो यहां बैठा हुआ है, ठीक है, ये सोडियम का एटम तो यहाँ पर है, ये ऐसे ही समझ में आएगा, ऐसे केमिस्ट्री है भी थोड़ा। ये तो यहाँ पर है, एक सोडियम का एटम सपोज दैट कि यहाँ पर है। अब इनके बिटवीन में डिस्टेंस इतनी ज्यादा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो सकते हैं क्या ये बताओ? नहीं हो सकते।
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स को फिजिक्स में इंटरैक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरैक्शंस। So that there are no interactions between two isolated atoms, then energy levels are same for same suborbit. तो अब देखो ये सोडियम का फर्स्ट एटम है तो 1s हो गया। अब ये सोडियम का सेकंड एटम है तो उसका 1s भी इसके इक्वली आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि दोनों किसके हैं? सोडियम के। दोनों आइसोलेटेड हैं कि नहीं है? तो ये 1s ये 2s ये क्या हो गया 2p। ये तो बात हो गई इसकी आइसोलेटेड एटम्स की हो गई। अब अपन चलते हैं जब मटेरियल फॉर्मेशन होता है या मैटर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो सिंगल एटम से हो जाता है या बहुत सारे एटम्स को पास पास में आना पड़ता है? बहुत सारे एटम्स को पास पास में आना पड़ेगा। खास तौर से सॉलिड स्टेट में तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। चलो गैस फॉर्म में तो अपन ये भी मान सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस है तो अपन ये मान सकते हैं कि एक एटम यहाँ है एक दूर है, तो उसमें तो अपने पास इंटरेक्शन जो है नेग्लिजिबल भी ले ली जाती है। केटीजी पढ़ी होगी ना 11th में। केटीजी का एक पॉइंट यही आता है अपने पास, interactions between gas molecules is negligible, होती नहीं है, इतना दूर दूर ले सकते हैं। बट अपन जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट में तो आप जानते हो कि एटम्स जो होते हैं वो एकदम पास पास में होते हैं, एकदम नियर बाय होंगे। इंटरेक्शंस होगी कि नहीं होगी? ये बताओ होगी। तो जब ये अपने पास मैटर फॉर्मेशन होगा तो ये पॉसिबल है कि एक यहाँ एक वहाँ, ये बताओ पास पास में आएंगे कि नहीं आएंगे? So in process of matter formation, when atoms comes to nearby, अब बताओ जी भाई ये nearby आ गए, then attraction and repulsion forces are produced between the atoms. Attraction forces तो किसके between होगा बताओ? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और रिपल्शन फोर्स between the electrons and between the nucleus। देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा। तो पहले अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स कितने थे? 0। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स क्या होंगे? 0 नहीं होंगे। तो इंटरेक्शंस हो गई कि नहीं हो गई? जैसे इंटरेक्शंस होगी आपने 11th में पढ़ा होगा, एक टॉपिक क्या आता है F = -du/dr, 11th में भी आता है। और अगर यू नहीं आता है तो 12th में पढ़ाई होगा u = -∞ to r और F डॉट dr। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास। If interactions take place between the atoms, then energy also changes। एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी? एनर्जी चेंज होगी। तो अब ये एनर्जी लेवल रख सकते हैं कि ये जो है अपने पास। तो अब अपने पास इसका मेथड है when two atoms are placed nearby for material formations, then due to attraction and repulsion forces value of energy has been changed so that energy levels are splitted and converted into energy bands। energy levels are splitted and converted into energy bands। for 1s energy level it is called 1s band, for 2s energy level it is called a 2s band, and for 2p it is called a 2p band। अब एनर्जी बैंड का अपने पास जो प्रॉपर्टीज है वो मैं बता देता हूं, इसी से समझ लो। ये एनर्जी बैंड हो गया अपने पास, यहाँ पर ये अपने पास आइसोलेटेड एनर्जी लेवल है अपने पास। अब अपन ये कहें इसमें लोअर लिमिट ऑफ एनर्जी बैंड इज लेस देन एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम। आ रहा है समझ में कैसे? ये लोअर लेवल हो गया, उससे लेस देन है कि नहीं है, एंड अपर लेवल इज मोर देन आइसोलेटेड एनर्जी। आ गया समझ में अपने पास? आगे एक और चीज चले, इसको समझने का बहुत इजी मेथड है, बता देता हूं। सपोज दैट ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर है ये, तो होता क्या है स्प्लिटिंग में, ये 1 पर हो जाएगा, ये 3 पर हो जाएगा। एवरेज वापस कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में अपने पास? या यूं समझे इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी कितनी हुई? 4। अभी भी कितनी हो रही है? एक तो 1 पर आ गया, एक इस पर चला गया 3 पर, तो टोटल तो वही रहेगा नहीं रहेगा? एनर्जी कंजर्वेशन लोकल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ गया समझ में यहाँ तक? तो अब अपन चलते हैं, ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं ये कितने एटम्स के लिए बनाए हैं? केवल 2 एटम्स बनाए हैं। अगर अपने पास 3 एटम्स हैं तो कितने वैल्यू होंगे फिर? 3। 4 एटम्स हैं तो अगर 100 एटम्स हैं तो 100 वैल्यूज होती है।
तो फॉर n एटम्स देखो n लाइंस है क्या नहीं है अपने पास। तो मैं एक चीज पहले बता देता हूँ, एनर्जी बैंड में अगर अपने पास n एटम्स हैं या 1000 एटम्स हैं तो 1000 वैल्यूज होंगी। अब जैसे ये 1 2 3 रेंज कहां से कहां तक हो गई इसकी 1 2 3। मान लो कि अपने पास 1000 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए एनर्जी के डिफरेंट वैल्यूज होंगे कि नहीं होंगे। अब तुम बोलोगे भाई 1 2 3 में ही अपने पास 1000 को कैसे एडजस्ट करोगे, तुम तो 1000 की बात करते हो, इनफाइनाइट को एडजस्ट कर देंगे अपन तो मैथ्स में। रीजन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इनफाइनाइट। तो क्या दिक्कत है एडजस्ट करने में, क्यों नहीं होगा, कैसे होगा देखो एक का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसके जो जस्ट ऊपर है उसका वैल्यू 1.001 ले लो, उसके बाद नेक्स्ट वाले को क्या ले लोगे 1.002। तो सबके वैल्यू डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए अपने पास। तो जितने चाहो उतने एटम्स के लिए एनर्जी लेवल बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये समझ में आया कि नहीं आया। आगे एक चीज हो सकते हैं 1 एंड 3 के बिटवीन मान लो कि 1000 एटम्स को एडजस्ट करना है तो वैल्यूज 1 हो जाएगा फिर 1.001 हो जाएगा, ऐसे ही होगा लगभग। अब आपको एक चीज समझ में आई, width of energy band is very small and number of atoms is very large। समझ में आया कैसे, ये width कितनी है इसकी, कितनी width है इस एनर्जी बैंड की। अरे मैथ में width कैसे निकालते हो, लेंथ कैसे निकालोगे मेरी, नापोगे ना। तो ये 0 यहां से यहीं तक तो होगा, यहां से यहां का डिफरेंस यही तो width होगी ना अपने पास। तो 3 - 1 width कितनी हो जाएगी इसकी 2, ये width निकालने का अपर लेवल माइनस क्या हो जाएगा लोअर लेवल हो जाएगा। तो width ऑफ एनर्जी बैंड इज वेरी स्मॉल क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वेरी स्मॉल हो गया कि नहीं हो गया, एंड नंबर ऑफ एटम्स इज वेरी लार्ज सो दैट एनर्जी बैंड इज टेकन अप्रोक्सीमेटली कंटीन्यूअस। एनर्जी बैंड टेकन अप्रोक्सीमेटली कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस कैसे हुआ देखो 1 फिर 1.001 फिर 1.002 अप्रोक्सीमेटली सारे नंबर्स आ गए कि नहीं आ गए अपने पास। वैसे तो पूरे तो नहीं आए, अपन भी जानते हैं आ ही नहीं सकते, पर अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हो उसको, कंटीन्यूअस ले सकते हो कि नहीं ले सकते। एक बात तो ये हो गई। आगे एक चीज और देखो एक बार, विड्थ इसकी फिर इसकी फिर इसकी, जैसे जैसे अपर बैंड में जा रहे हैं विड्थ इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है अपने पास। आ रहा है समझ में। तो अपन ये कह सकते हैं विड्थ ऑफ ए हायर एनर्जी बैंड इज मोर देन इन कंपेयर ऑफ ए लोअर एनर्जी बैंड। जैसे 2p की विड्थ किससे ज्यादा, फिर इसकी इससे अपने पास ज्यादा, क्यों है रीजन बताओ। देयर आर मोर इंटरैक्शंस इन आउटर ऑर्बिट्स। रीजन तरीका बताता हूं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, बाहर वाले में, आउटर सेल्स वाले में ज्यादा होगा आगे नहीं होगा। इसका न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, कौन से वालों को करेगा जो बाहर वाले हैं। इसका न्यूक्लियस भी इनको अट्रैक्ट करेगा, कौन से वालों को करेगा बाहर वालों को। तो अपन ये कह सकते हैं कि इंटरैक्शंस इज मोर देन इन कंपेयर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल्स और लोअर ऑर्बिट्स सो दैट width of a higher band is more than in compare of a lower band। आगे समझ में ज्यादा क्यों होता है, क्लियर है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं, for 1s एनर्जी लेवल इट इज कॉल्ड 1s बैंड, for 2s इट इज कॉल्ड 2s बैंड, फिर 2 पे बैंड फिर 3 पे बैंड जो भी आएगा अपने पास वो चलता चला जाएगा। उसके बाद में अब अपन चलते हैं, ये थोड़ा केमिस्ट्री का है टॉपिक, भाई केमिस्ट्री की बेस पे समझने की कोशिश भी करता हूं मैं। अब अपन चलते हैं वैलेंसी ऑर्बिट का नाम सुना है, वैलेंसी ऑर्बिट, आउटर सेल्स वाली ऑर्बिट। हाँ, और आउटर सेल्स वाली ऑर्बिट में कंडीशन क्या है, आउटर सेल्स वाली ऑर्बिट में मोस्ट आउटर ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट होनी चाहिए बट उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, वैकेंट भी होनी चाहिए। तो मोस्ट आउटर ऑर्बिट ऑफ एटम इन विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑर्बिट। सोडियम में वैलेंसी ऑर्बिट कौन सी होगी बताओ, वैलेंसी सब ऑर्बिट कौन है, ये 3s। अपने पास सोडियम से सोडियम प्लस बनेगा, आयन ही बनेगा ना, सोडियम आयन बनेगा, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन यूज में आता है बताओ,
ये 3s वाला आता है अपने पास। आगे बात समझ में अपने पास तो वैलेंसी ऑर्बिट का मीनिंग समझ में आ गया। एंड एनर्जी बैंड ऑफ वैलेंसी ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंसी बैंड। तो वैलेंसी बैंड कौन सा हो जाएगा सोडियम के लिए? 3s हो जाएगा। उसके बाद में एक आपने कंडक्शन ऑर्बिट का भी नाम सुना होगा। क्या होती है कंडक्शन ऑर्बिट? तेज तो बोल। इलेक्ट्रॉन उसमें जा सकते हैं। तो just upper orbit of valency orbit, just upper orbit of a valency orbit in which free electrons can move or current can flow, it is called a conduction orbit। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये valency orbit, इसके just above जो होगी अपने पास जो भी orbit होगी, it is called a conduction orbit। valency orbit में इलेक्ट्रॉन रहता ही है। valency orbit किस काम आती है? बॉन्डिंग में। वैलेंसी ऑर्बिट किसमें काम आती है? बॉन्डिंग में। जैसे सोडियम एंड क्लोरीन है अपने पास, तो सोडियम क्लोराइड बनता है कि नहीं बनता है? NaCl। तो कौन से अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्डिंग होती है? आउटर वाले की होती है कि नहीं होती है? तो ये काम तो हो गया वैलेंसी ऑर्बिट में हो गया। अब आता है अपने पास कंडक्शन ऑर्बिट में क्या काम होता है? कंडक्शन ऑर्बिट में क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर देन फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन ए कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें मूव करते हैं? ये कंडक्शन ऑर्बिट में मूव करता है। वैलेंसी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। किसमें मूव करेगा? कंडक्शन ऑर्बिट में। तो अपन ये कह सकते हैं कंडक्शन ऑर्बिट इज अबव और अपर ऑर्बिट ऑफ वैलेंसी ऑर्बिट इन व्हिच करंट कैन फ्लो और फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव। आ गया समझ में? तो ये वैलेंसी ऑर्बिट, इसके अपर में क्या हो जाएगी? कंडक्शन ऑर्बिट। एंड एनर्जी बैंड ऑफ कंडक्शन ऑर्बिट इज कॉल्ड ए कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंसी बैंड आ गया। Difference of conduction band and valency band is called forbidden energy gap। forbidden energy gap ये 11th में भी शायद केमिस्ट्री में आया होगा, 12th में आया होगा, मेरे को पता नहीं है, बट डिफरेंट 12th में है ना। तो अपने पास इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? Difference of conduction band and valency band is called forbidden energy gap and ये आएगा forbidden energy gap है। क्या आएगा? डेल्टा Eg is equal to Ec minus Ev। here Ec is energy of conduction band and Ev is energy of valency band। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, फिर आगे हो गया क्या भाई? चलो
हाँ जी देखो, सबसे पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, आप वैसे जानते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, थ्री टाइप्स होते हैं अपने पास। फिफ्थ चैप्टर में एक बार क्लासिफिकेशन करा भी चुका हूं और आप लोगों को समझ में आया था, एक बार को तो दोबारा कराना ही पड़ेगा। अब अपन सबसे पहले चलते हैं, कंडक्टर्स आर सब्सटेंस in which current can flow easily। ये तो सब जानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी जानते हो, कंडक्टर्स में करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा, इंसुलेटर्स में नहीं होता, ठीक है ना। और सेमीकंडक्टर्स में आगे बता दूंगा कब होता है कब नहीं होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कंडक्टर्स आर सब्सटेंस इन व्हिच करंट कैन फ्लो इजीली। ठीक है, there are many number of free electrons are present in a conductor। ये रीजन है कि कंडक्टर में करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। रीजन ये बात जब टाइम पास करेंगे कौन, ये दो चार वाले खुली बड़ी वाले, हां तो पे दोनों वाले कर रहे हैं, ये तो लेट तो आते ही आए अरे तो आधी लेट में थोड़े देर हूं। लेट हो गए तो आ जाते हैं। हाँ भाई, अब अपन चलते हैं। तो देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन ए कंडक्टर्स। ठीक है, ये भी आ गया होगा समझ में। सोडियम है, मेटल जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद में अपन चलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स इज between 10 to power minus 6 ohm meter to 10 to power minus 8 ohm meter। अब देखो एक बार, रेसिस्टिविटी जो है 10 to power minus 6 है, तो नेग्लिजिबल हो गई कि नहीं हो गई, एंड कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 10 to power 6 to 10 to power 8 ohm inverse and मीटर इनवर्स। ये तो रो का वैल्यू है, एंड वैल्यू ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा 10 to power 6 ohm inverse मीटर इनवर्स to 10 to power 8 ohm inverse and a meter inverse। आ गया समझ में अपने पास। So that resistivity is very low for conductors and a conductivity is very high for a conductors। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बात हो गई इसकी। आगे अपन चलते हैं, ये रेजिस्टिविटी यहाँ तक तो सेमीकंडक्टर्स एनर्जी बैंड यूज में ही नहीं आया है अपने पास। अब एनर्जी बैंड यूज में लेते हैं अपने पास। फॉर कंडक्टर्स सबसे पहले अपन चलते हैं, फॉर कंडक्टर्स फोरबिडन एनर्जी गैप इज नेग्लिजिबल और इक्वल टू 0, उसमें तो होता ही नहीं है अपने पास, एंड फॉर सम कंडक्टर्स इट इज नेग्लिजिबल। ठीक है, इन कंडक्टर्स ये वैलेंसी बैंड फुली फिल्ड भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है अपने पास। बस इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है अपने पास, फोरबिडन एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर्स इज नेग्लिजिबल सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांजिट फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली। रीजन, फोरबिडन एनर्जी गैप जो है किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल है। तो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इजीली कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो सकता है। आ गया समझ में अपने पास। अब एग्जांपल बता देता हूं, सोडियम है ना, और सोडियम के लिए 11 क्या है बताओ, 1s2 2s2 6 3s। और सोडियम, अब अगर आप देखें यहां तक का तो कोई मतलब ही नहीं है अपने लिए, अपन वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड पढ़ेंगे तो इससे तो चालू होंगे अपने पास। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैसे, 2 हैं कितने, तो ये हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया, आ गया समझ में अपने पास। भाई होने कितने चाहिए थे इसमें 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होगा कि नहीं होगा,
तो ये अपने पास जो सब ऑर्बिट है वो हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको यूं समझें, अपने पास ये 3s था, ये 3s हाफ फिल्ड हो गया। जो फर्स्ट हाफ है वो तो क्या है, और जो सेकंड हाफ है वो क्या है? अब अपन ये कहें कि वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्ट ऑफ one orbit, then there are no energy gap between valency and a conduction orbit. इसको यूं समझ सकते हैं कि दो भाइयों का परिवार है पर बंटवारा नहीं हुआ है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो ये वैलेंसी बैंड है, कंडक्शन बैंड रहते दोनों यहाँ पर हैं अपने पास, ठीक है ना? ये छोटे भाई का मान लो, ये बड़े भाई का मान लो, पर बंटवारा नहीं हुआ है। बंटवारा नहीं हुआ है तो चलो बड़े तो नहीं जाएंगे, औरतें आपस में लड़ेगी भी, पर छोटे बच्चे जाते हैं कि नहीं जाते हैं इधर उधर? और छोटे बच्चों के लिए तो लड़ाई झगड़ा जैसा कोई बात ही नहीं है, वो चाचा के यहाँ खा लेगा, कोई ताऊ के यहाँ खा लेगा, आपस में खाना। ये छोटे बच्चे इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, छोटे बच्चों क्या कह सकते हैं अपन, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली इधर से उधर जा सकते हैं। तो वैलेंसी बैंड से किस में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। इनके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की अपने पास कोई जरूरत नहीं होगी। तो आ गया समझ में अपने पास? ये तो सोडियम हो गया। और मैग्नीशियम कंडीशन इज डिफरेंट। मैग्नीशियम का 12 होता है अपने पास एटॉमिक नंबर, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0 भी करना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा एक बार। ये 3s2 ये क्या है इसका? वैलेंसी ऑर्बिट। ये क्या है इसका? और कंडक्शन ऑर्बिट कौन है इसका? ये 3p है। आ गया? ये वैलेंसी ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया इसका? इसीलिए आप लोगों को अगर ध्यान हो तो मैग्नीशियम +2 लिखते हैं। आयन जब कन्वर्ट होगा तो मैग्नीशियम +2 बनेगा कि नहीं बनेगा? और सोडियम में क्या आता है? +1 बनता है। उसका रीजन यूं तो जो है ना, वैलेंसी फिक्स नहीं होती, केमिस्ट्री में तुम लोगों ने पढ़ाई होगा, वैलेंसी 1 to 6 तक चलती है, बट जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि किस पे काम करता है वो वैलेंसी मान ली जाती है। सोडियम के लिए +1 होगा क्योंकि ये रहा, मैग्नीशियम के लिए कितना होगा? 2 हो जाएगा, +2 चलेगा। आ गया समझ में? और सोडियम वैलेंसी ऑर्बिट इज ए टोटली filled and कंडक्शन ऑर्बिट इज ए टोटली वैक्यूम। ठीक है? फिर क्या हो रहा है कि इनमें अपने पास इजीली करंट का फ्लो हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन के मूव करेंगे। रीजन बता देता हूं। फॉर मैग्नीशियम वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप टू ईच अदर। हैं डिफरेंट, इसमें दोनों अलग-अलग हैं, बट अपने पास क्या है कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मीनिंग है कि वैलेंसी बैंड की बाउंड्री अभी खत्म हुई और इससे पहले कौन चालू हो गया? कंडक्ट का वो वैलेंसी बैंड अपने पास उसकी बाउंड्री का एंड नहीं हुआ है, उससे पहले अपने पास कंडक्शन बैंड चालू हो गया कि नहीं हो गया? ओवरलैपिंग हो गई कि नहीं हो गई? इसको यूं समझ सकते हैं कि एक परिवार है जिसमें दो भाई रहते हैं, वो अभी अपने पास क्या रहते हैं कि उनको तो यही पता नहीं है कि किसकी जमीन कौन सी है, बंटवारे जैसा कुछ है ही नहीं। बंटवारे जैसा कुछ ही नहीं है तो बच्चों को कोई थोड़े पता होगा कि ये मेरे पापा की जमीन है, ये मेरे ताऊजी की जमीन है या मेरे चाचा की जमीन है। इजीली अपने पास बच्चे इधर-उधर घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली फ्रॉम वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड सो दैट करंट कैन फ्लो इजीली इन ए कंडक्टर्स। आ गया समझ में? अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल जब भी लिखना हो, all metals is a example of a conductors। कंडक्शन में ऊपर आता है, कंडक्शन में तो इसमें यही तो हो रहा है, ये खत्म हो उससे पहले चालू हो जाता है ओवरलैपिंग के लिए। तो मुझे पता ऊपर आता है, पर वो ओवरलैपिंग इसी को कहते हैं, मिले हुए। चलो ये भी इंसुलेटर्स करा देता हूं बाद में।
देखो सबसे पहले आते हैं इंसुलेटर्स आर सब्सटेंस इन विच करंट कैन नॉट फ्लो, होता ही नहीं, आप जानते हो। एग्जांपल भी सब जानते हो, रबर, प्लास्टिक, ग्लास हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, अम्बर है, एबोनाइट है, इसके अलावा ड्राईवुड है अपने पास, जो गीली लकड़ी होती है उसमें करंट आ जाता है, वो लकड़ी में नहीं आता है, वाटर मॉलिक्यूल्स से आता है अपने पास। और एक और चीज बता देता हूँ, प्योर वाटर जो होता है अपने पास, डिस्टिल वाटर, उसमें भी करंट नहीं आता है। तो फिर पानी में जो करंट आता है वो इम्प्योरिटीज, इससे आता है इम्प्योरिटीज से, सोर्स से आता है सारा करंट जो आता है, वो आता है सोर्स से। अदरवाइज जो है ना, H2O तो टूटता ही बहुत मुश्किल है, H2O का टूटना। H2O जो होता है इसका आयंस में टूटना बहुत मुश्किल काम होता है अपने पास, बहुत हाई पोटेंशियल पर टूटता है। नहीं तो अपने पास क्या होगा, आप ये जानते हो रॉकेट में इनमें जो है ना फ्यूल जो है हाइड्रोजन यूज में लेते हैं आजकल, तो पानी से ही बना लें अपने पास, सबसे इजी काम हो जाएगा। बट H2O को तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है आयंस में, इसीलिए अपने पास इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता। अब हम बताते हैं फॉर इंसुलेटर्स resistivity is approximately 10 to power 12 ohm meter to 10 to power 16 ohm meter। एक चीज और बता देता हूँ, ये मैं जो लिखा था ना, ये अप्रोक्सीमेटली रेंज है। कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होंगे जो इससे आउट भी जाएंगे, 10 to power 22 होता है अम्बर। कुछ इंसुलेटर्स होंगे इससे नीचे भी जा सकते हैं, जैसे 10 to power 8 में भी 9 में भी जा सकता है, वो भी इंसुलेटर्स में आएगा। ये मैक्सिमम जो अपने पास इंसुलेटर्स हैं उनके लिए रेंज है। आ गया समझ में अपने पास 10 to power 22, ये अपने पास मोस्ट इंसुलेटर सब्सटेंस है भाई, ठीक है। रेसिस्टिविटी 10 to power 22। अब अपन चलते हैं वैलेंसी बैंड फॉर इंसुलेटर्स इज टोटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड टोटली वैकेंट एंड फोरबिडन एनर्जी गैप इज approximately 3 electron volt to 7 electron volt, so that there are no electron transit from valency band to conduction band at a room temperature। रीजन भी बता देता हूँ, रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिल सकती है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकती है, जबकि अपने को कितनी चाहिए इसमें 3 to 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट नहीं करेगा तो करंट का फ्लो भी नहीं होगा। एग्जांपल वगैरह जानते ही हो, पार्टिकल करेंगे भाई। टाइम हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ये लेट आने का प्रोग्राम लगा रखा है तुम लोगों ने, अब सर हम कोई बीच में नहीं आया, क्या कर सकते हैं।